साथियों नमस्कार। जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों, जब भी कोई अध्ययन कार्य शुरू करें तो ये नामों का उच्चारण अवश्य करें, क्योंकि जो शक्तियां ब्रह्मांड से मिलेगी उसके बाद जब आप कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे होगे, अपना पिटिशन लिख रहे होगे, तो एक अलग ही एनर्जी जो है आप फील करोगे। ये मान के देखना, मैं तो फील कर रहा हूँ। अब ऑप्शन जो है आपके लिए कि आप कितना जल्दी ये प्रैक्टिस जो है अडॉप्ट करते हैं। साथियों, जो टॉपिक आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ यह है कॉमन प्रॉब्लम, एक कॉमन क्वेश्चन सोसाइटी का है कि अगर कोई महिला हमारे साथ रह रही है और हमारा उससे विवाह नहीं हुआ है और उसका स्टेटस जो है लिव इन पार्टनर का है और हम हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं सोसाइटी में, तो वहाँ पर अगर वो लड़की आत्महत्या कर लेती, यहाँ पर 498 आईपीसी का मुकदमा दाखिल करती है, ये कहते हुए कि हमारे जो है संबंध रहे हैं, जिस कारण इस बंदे ने मेरे साथ क्रूएल्टी करी है, मुझे डाउरी के लिए हैरेस किया है, इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, तो क्या वो कार्रवाइयाँ विधि सम्मत है? क्या वो कार्रवाइयाँ वहाँ पर चलेंगी? साथियों, इस मूड क्वेश्चन को जो है डिसाइड किया है ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट ने, जिसकी बेंच है एर्नाकुलम में। जजमेंट का जो डेट है वो है 12 अक्टूबर 2023। क्रिमिनल रिवीजन नंबर है 2343/2005 और एक्स वर्सेस एक्स। यहाँ पर खुलासा जो है नाम का नहीं किया गया है। हालांकि जो कंसर्न पक्षकार है उसका नाम है नारायण और जो कंसर्न रेस्पोंडेंट उसका नाम है स्टेट ऑफ केरला, ये उल्लेखित है, बट फिर भी स्पेसिफिकेशंस जो है यहाँ पर नहीं किए गए, पहचान जो है छुपाई गई है। साथियों, यहाँ पर जो कंसर्न अक्यूज पर्सनस हैं, ये लोग गए थे कि हमें ट्रायल कोर्ट्स ने जो कन्विक्शन दिया है 306 आईपीसी में और 498 आईपीसी में वो गलत दिया है, इस पूरे के पूरे ऑर्डर को जो है वो सेट असाइड किया जाए और हमें ऑनरेबल एक्विटल जो है दिया जाए। साथियों, फैक्चुअल मैट्रिक्स क्या है कि जो कंसर्न पिटिशनर है, जो अक्यूज नंबर 1 है, ये प्रेम संबंधों में जो है पड़ गया विद द डिकीज, जिसका नाम था चंद्रिका। जिसके बाद एक एग्रीमेंट इनके बीच साइन हुआ जो कि था लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट 1/9/1997 को एग्जीक्यूट हो गया। जिसके बाद ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहे। और जो कंसेंट पिटिशनर्स हैं रिमेनिंग 2, 3, 4, ये जो कंसेंट पिटिशन नंबर 1 है या अक्यूज नंबर 1 है, उसके घर वाले हैं। यहाँ पर जो कंसेंट कंप्लेनेंट है या जो डिकीज्ड है, उसके जो घर वाले हैं, उसका आरोप ये था कि जो हमारी बच्ची है चंद्रिका, उसको इन सब ने ह्यूमिलेट किया, हैरेस किया। और एक ही बात यहाँ पर लिखी गई कि जिस सबके पीछे एक ही मोटिव था कि डिमांड ऑफ डाउरी जो है वो सेटिस्फाई नहीं की गई है। साथियों, घर बसाने के अथक प्रयास हुए, यहाँ तक कि जो अक्यूज नंबर 1 है उसने एक अलग मकान भी लिया। बट यहाँ पर यह कहना है, यह आरोप है उस कंसर्न पिटिशन नंबर 1 या अक्यूज नंबर 1 पे कि इसके बावजूद भी इल ट्रीटमेंट जो है जारी रहा, सब कुछ जो है सहन करती रही चंद्रिका, बट ये जालिम लोग जो है अत्याचार करते रहे। अल्टीमेटली उसने खुद को जो है आग लगा ली और उसको जो है सीरियस इंजरी आई, जिसका इलाज जो है मेडिकल कॉलेज में चला और अल्टीमेटली 29/12/1997 को उसका देहांत हो गया। यहाँ साथियों, जब इनिशियल स्टेज पर इंफॉर्मेशन रिसीव हुई कंसर्न हॉस्पिटल से थाने पर, तो वहाँ पर कंसर्न हेड कांस्टेबल जो है मौके पर प्रोसीड हुए और इसका डाइट डिक्लेरेशन जो है रिकॉर्ड हुआ 25/12/1997 को। साथियों, इतनी जल गई थी वो महिला कि ना तो वो साइन कर पा रही थी और ना ही अंगूठा लगाने की स्थिति में थी। अल्टीमेटली जब उसकी डेथ हुई तो वहाँ पर क्राइम जो है रजिस्टर्ड हुआ 498 आईपीसी में और इसके साथ साथ सेक्शन 306 आईपीसी को भी जो है एड ऑन किया गया। अक्यूज पर्सन जो है वो चार्जशीट हुए, अल्टीमेटली उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए, ट्रायल चली और ट्रायल के बाद जो है उन्हें कन्विक्ट किया गया। साथियों का कहना है कि एंटायर केस जो है वो ढंग से एवोल्यूट नहीं हुआ है, ना तो पुलिस के द्वारा और ना ही ट्रायल कोर्ट के द्वारा, जिस कारण जो कन्विक्शन है वो बैड इन लॉ है एंड दे डिजर्व एक्विटल। साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट तर्क जो है रखे गए जिसके आधार पर कोर्ट ने जो है निष्कर्ष ड्रॉ करे। वो निष्कर्ष क्या थे कि जो चंद्रिका है ये एडमिटेड फैक्ट है कि एक लिव इन पार्टनर के रूप में रही थी विद अक्यूज नंबर 1, बट उसके रहने का मोड क्या था? एज अ वाइफ। उसकी जो डेथ है ये सुसाइडल है और अल्टीमेटली जो उसकी डेथ है ये 29/12/1997 को हुई है। ये फैक्ट भी अनकॉन्ट्रोवर्टेड है। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट जो है प्रोसिक्यूशन ने पेश किया कि ये जो लेडी है ये लिव इन पार्टनर नहीं है, अपितु ये वाइफ है और इनकी मैरिज जो है रजिस्टर्ड हुई थी 1/9/1997 को और उसके हस्बैंड के द्वारा
उसे हैरेस किया गया, जिसमें उसके जो घर वाले हैं उनका पूर्ण सहयोग था। अल्टीमेटली सुसाइड जो है इसने अटेम्प्ट किया और इसकी मौत जो है वो 29/12/1997 को हो गई। साथियों, इस केस में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कंसर्न पिटिशनर्स हैं उनका बार बार ये कहना है कि हमने कोई भी अपराध नहीं करा है और हमें जो है गलत फंसाया गया है और हमने ऐसा कोई बिहेवियर नहीं करा है कि वो सुसाइड करने के लिए अबेट हुई हो और उसके पास सुसाइड ही अंतिम विकल्प हो और अल्टीमेटली उसने अपने जीवन लीला को जो है समाप्त कर लिया हो। उनका ये भी कहना है कि चार्जेस जो है गलत फ्रेम किए गए। उनका ये भी कहना है कि जो मटेरियल रिकॉर्ड पर हैं वो किसी भी रूप में हमारा गिल्टी जो है वो प्रूव नहीं करते हैं बियॉन्ड डाउट। साथियों, पहला अटैक था 498 आईपीसी पे। उनका कहना यह था कि 498 आईपीसी प्रथम शर्त यह रखती है कि मैरिज शुड बी सोलेमनाइज्ड, मीन्स द कंसर्न लेडी मस्ट बी द लीगली वेडेड स्पाउस, मीन्स द वाइफ ऑफ द कंसर्न हस्बैंड। उनका यह तर्क है कि हम लोग एक लिव इन पार्टनर के रूप में जो रहे और वो मेरी वाइफ नहीं है, जिस कारण मैरिज जो है वो सोलेमनाइज ही नहीं हुई है। जब मैरिज ही सोलेमनाइज नहीं हुई है तो किसी भी रूप में 498 आईपीसी मुझ पर अट्रैक्ट ही नहीं हो सकता। जिसके समर्थन में उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई किया, जिसमें महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट था लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट, जो कि एग्जिबिट नंबर 3 था, जिसके तहत दोनों ने एग्री किया कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहेंगे। इवन दो डॉक्यूमेंट कोर्ट ने का रजिस्टर्ड है, बट ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है लीगली वैलिड मैरिज को। साथियों, कोर्ट ने लिखा कि ऐसा एग्रीमेंट किसी भी रूप में उन्हें हस्बैंड वाइफ का स्टेटस जो है प्रोवाइड नहीं करता। प्रोसिक्यूशन के केस जो है बहुत क्लियर है कि यहाँ पर कंसर्न पिटिशन नंबर 1 और जो कंसर्न डिक्रीज है उनके बीच एक एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट के बेसिस पर ऐसा अज़म कर लेना चाहिए कि चूंकि ये लोग हस्बैंड वाइफ की तरह रहे, जिस तरह इनके बीच मैरिज जो है वो एग्जिस्ट करती है। साथियों, इवन व्हेन अ मैरिज वॉज सोलेमनाइज्ड फॉलोइंग द रिचुअल्स इट मे नॉट बी लीगल, बिकॉज इसकी वैलिडिटी जो है डिपेंड करती है सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैरिज चाहे रिलीजियस हो चाहे कस्टमरी हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लीगल स्टेटस जो है उसका होना चाहिए। अगर लीगल स्टेटस नहीं तो 498 आईपीसी का प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड नहीं होगा, इवन दो देयर इज अ लॉन्ग कोएबिटेशन बिटवीन द पार्टीज। साथियों, यहाँ पर रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम के जजमेंट पे जो है रिलाई किया गया और ये कहा गया कि एक्सप्रेशन हस्बैंड मीन्स एंड इट कवर्स अ पर्सन हु एंटर इनटू अ मैरिटल रिलेशनशिप and under the color of such proclaimed status of husband subject woman towards cruelty or coerce her in any manner or for any purpose, in that scenario who would be liable as per law, जो कि लेड ऑन हुए हैं कंसर्न महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए। साथियों, शिव चरण लाल बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये जजमेंट है 2007 का, जिसमें ये स्पष्ट किया गया फॉर द प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी देयर मस्ट बी अ वैलिड मैरिज। अगर वैलिड मैरिज नहीं है तो प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होगा। यही व्यू जो है रिट्रीव हुआ उन्नी कृष्ण बनाम स्टेट ऑफ केरला में कि वैलिड मैरिज ही अट्रैक्ट करेगा 498A को। अगर मैरिज जो है वैलिड नहीं है या मात्र लिव इन रिलेशनशिप है तो 498 आईपीसी का अट्रैक्ट नहीं होगा। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर मैरिज परफॉर्म नहीं हुई है, दे आर लिविंग टुगेदर ऑल्दो एज हस्बैंड एंड वाइफ बट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एग्रीमेंट। तो ऐसा एग्रीमेंट इस मैरिज को लीगल स्टेटस जो है प्रोवाइड नहीं करता है, जिस कारण 498 आईपीसी अट्रैक्ट नहीं होगा और कन्विक्शन को जो है सेट असाइड किया गया। अब आती है बात 306 आईपीसी की। तो 306 आईपीसी का जो बेसिक एलिमेंट है वो है अबैटमेंट, और अबैटमेंट को जो है डिफाइन किया गया सेक्शन 107 आईपीसी में। साथियों, कोर्ट ने लिखा कि कोई भी स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो है अगेंस्ट अक्यूज्ड पर्सन्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अक्यूज नंबर 2 और 3 जिनके विरुद्ध स्पेसिफिक आरोप थे उनकी डेथ हो चुकी है, और जो उसका आखिरी स्टेटमेंट था जिसको हम कहेंगे डाइंग डिक्लेरेशन, जिसके लिए सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट का इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई भी ओवरएट या कोई भी इंक्रिमिनेशन जो है अबर्टेड नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि जब कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है, कोई स्पेसिफिक अवर्मेंट नहीं है, इवन उसका वर्जन ये है कि मुझे अच्छा रखा गया, तो वहाँ पर ये नहीं मान सकते कि किसी भी रूप में सुसाइड के लिए इंस्टिगेट किया गया हो। साथियों, यहाँ पर एम मोहन वर्सेस स्टेट का जजमेंट है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का, उस पर रिलाई किया गया और उसमें ये स्पष्ट किया गया है अबैटमेंट इन्वॉल्व अ मेंटल प्रोसेस ऑफ इंस्टिगेटिंग अ पर्सन और इंटेंशनली एडिंग अ पर्सन इन डूइंग अ थिंग विदाउट अ पॉजिटिव एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ अक्यूज टू इंस्टिगेट और टू एड टू कमिट सुसाइड, द कन्विक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड। इसके अलावा राजेश बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, ये भी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2019 का, इस पर भी जो है रिलाई किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया है in order to attract section 306 of IPC there must be positive action of harassment in absence of which conviction cannot be held। तो कोर्ट ने कहा कि कुछ भी यहाँ पर नहीं है जिससे आप स्पष्ट हो सके कि किस रूप में जो है हैरेस किया गया, किस रूप में जो है अबैट किया गया, किस रूप में ऐड किया गया। जब कोई चांस ही नहीं है किसी भी रूप में हैरेसमेंट का या इंटेंशनली ऐड करने का टू कमिट द सुसाइड, तो मियरली ऑन वर्बेटिम, मियरली ऑन सर्वाइसिस किसी भी व्यक्ति को जो है वो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने कहा
कि यहाँ पर जो एविडेंस है दे आर टोटली इनसफिशिएंट टू ब्रिंग द अक्यूज एट होम फॉर गिल्टी। तो कोर्ट ने यहाँ पर सेक्शन 306 आईपीसी में भी चार्ज को जो है सेट असाइड करते हुए अक्यूज को सेक्शन 235 सीआरपीसी के तहत जो है दोषमुक्त करने के ऑर्डर पारित किए। तो साथियों ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 10 बातें, इसको आप नोट डाउन रखिए। सबसे पहली बात कि अगर आप किसी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो एग्रीमेंट ज़रूर लिखिए। नंबर 1, ऐसा एग्रीमेंट भले ही रजिस्टर्ड भी है तब भी उसे वाइफ का स्टेटस नहीं देगा। तीसरी बात है कि वो महिला 498 आईपीसी के तहत प्रोसिक्यूशन दाखिल नहीं करवा सकती है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, इवन ऐसा लॉ भी है कि वो खर्चा भी क्लेम नहीं कर सकती है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, अगर ऐसा एग्रीमेंट है तो ये भी स्पष्ट होगा कि भाई आपके संबंध जो है वो कंसेंचुअल है, तो रेप की पॉसिबिलिटी भी वहाँ पर कम हो जाती है। छठी इंपॉर्टेंट बात कि वो महिला अगर केस लेके आ रही है तो उसको ये स्पेसिफिक करना होगा कि मैरिज जो है परफॉर्म हो गई है या हो चुकी है। अगर वो मर भी गई है इवन बाय द सुसाइडल डेथ, इन दैट सिनेरियो जो उसके घर वाले हैं उनको ये बात प्रूव करनी होगी कि इसका जो स्टेटस है वो वैलिड मैरिज का है और इस तरह से हैरेस या उसको अबेट किया गया कि सुसाइड जो है कमिट कर ली। मियर स्टेटमेंट, मियर बाल्ड स्टेटमेंट, सरमाइसेस एंड कंजेक्टर ये स्थान नहीं ले सकते किसी भी ऑफेंस को प्रूव करने का। सातवीं इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप किसी महिला के साथ संपर्क में हैं तो एविडेंस जो है बना के चलिए। अगर एविडेंस नहीं बनाएंगे तो वहाँ दुख भी आपको भोगना होगा। एविडेंस बनाने से मेरा मतलब ये है कि अगर आप साथ साथ घूम रहे हैं, कोई खर्चा कर रहे हैं तो उसके पॉजिटिव एविडेंस को जो है प्रिजर्व रखना है। अगर आप नहीं रख रहे हैं तो आपको ही जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आठवीं इंपॉर्टेंट बात, जब भी एफआईआर कट रही तो पूरा मेमोरेंडम देवें, पूरा स्पष्टीकरण देवें। नौवीं इंपॉर्टेंट बात, केस का ब्रीफ जो है हमेशा तैयार रखें जब भी आप फाइट कर रहे हैं इस तरह के मैटर्स को। और 10वीं और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन मैटर्स में शुरुआत में पैनिक होती है, पर अगर आपका स्टैंड क्लियर है और आप कोर्ट को स्पेसिफिक कर पा रहे हैं कि मेरा ना तो पॉजिटिव एक्ट है ना ही अबेटमेंट है, क्योंकि इसमें कई लॉ हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जिसको डिफेक्टिव कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको राहत मिलने के जो है पूरे चांसेस हैं। तो साथियों लीगली अपडेट रहें अपने राइट्स के प्रति। साथियों कई बार आप में से कुछ लोग बातें कहते हैं कि सब हम लोग मेहनत भी करते हैं, लॉ भी रखते हैं, तब भी हम हार जाते हैं। साथियों गलती आपकी नहीं है, आपका पैटर्न ही प्रॉपर नहीं है। प्रॉब्लम बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई बात कोर्ट में कहते हैं तो हम सिर्फ बात कहते हैं, उसको सपोर्ट लॉ से नहीं करते हैं। कोई अगर बात आप कह रहे हो उसको सपोर्ट लॉ से कर रहे हो और उन लॉ को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अपने जवाब में और उसको कोर्ट में एज एनेक्शर पेश कर रहे हो, तो वहाँ पर सफलता मिलेगी। मैं अधिकांश वकीलों से कहता हूँ जो मेरे साथी हैं या मेरे जूनियर एडवोकेट्स हैं कि आप जब भी कोई चीज़ पेश कर रहे हो तो उसको सपोर्ट लॉ से करो। सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा, आपके पास पॉइंट क्लियर होने चाहिए। अगर पॉइंट क्लियर हैं और टेक्निकली आप आर्ग्यूमेंट कर पा रहे हो तो निश्चित तौर पर आप सफल हो गए। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो कोर्ट में सफलता का राज है वो डिपेंड करता है आपकी ड्राफ्टिंग पे। अगर ड्राफ्टिंग प्रॉपर है, सपोर्टेड बाय लॉ है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर सफलता मिलेगी, नो नीड टू बी वरीड। साथियों आज की वीडियो में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया वो काफ़ी काम आने वाला है आपके और हमारे अपने भाइयों के। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।